आज की फटाफट रिवीजन क्लास की शुरुआत करते हैं एक विविध के प्रश्न के साथ। जो ऐसा प्रश्न है जो सबको पता है, आसान प्रश्न। आपको बताना बस इतना है कि भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीदें हैं आंसर आपको याद होगा। सही आंसर है इसका 18 दिसंबर से, 18 दिसंबर को। अब फिर और चर्चा कर ले। आप बताइए कि भारत में जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किए जाने के दो आधार हैं। या तो उनकी संख्या भारत में कम हो, किस आधार पर, धर्म के आधार पर। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इन सारे 6 धर्म हैं कुल। इन सारे 6 धर्मों को दिया गया भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा। इसके अतिरिक्त और अल्पसंख्यक का जो दर्जा प्रदान किया जाता है वो भाषा के आधार पर किया जाता है। 2 पॉइंट हो गए। अल्पसंख्यक का दर्जा या तो धर्म के आधार पर दिया जाएगा, हमारे भारत में जिन धर्म के मानने वालों की संख्या कम है। दूसरा, जिस लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या कम है। आगे बताइए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था। भारत में भाषा और धर्म के आधार पर यह अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। और भारत में जो अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन कब किया गया, वर्ष 1993 ईस्वी को। अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सीधा लिख दिया, उत्तर प्रदेश में तो वर्ष 1993 में। उत्तर प्रदेश में कब इसका गठन किया गया, 1993 ईस्वी को अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए, आपको बताना यह है कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, एक पुस्तक का नाम लिखते हैं पहले तो, अंगुत्तर निकाय। देखिएगा जरा, अंगुत्तर निकाय वह पुस्तक है ये पुस्तक बौद्ध धर्म की है। और इस बौद्ध धर्म की पुस्तक से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। और एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय के अतिरिक्त भगवती सूत्र। ये जैन धर्म की पुस्तक है और इस पुस्तक से भी 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब आपने बताना है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा कौन सा महाजनपद था जो महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। बड़ा बेहतरीन सवाल है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो दक्षिण भारत में था और किस नदी के तट पर था, गोदावरी नदी के तट पर था। गोदावरी, तो महाजनपद का नाम था अस्मक महाजनपद। दक्षिण में था, महाराष्ट्र वाले एरिया में, और गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्या और आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से कितने ऐसे महाजनपद थे जो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 16 महाजनपद में से कितने ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, तो 8 महाजनपद। 16 में से 8 महाजनपद स्थित थे उत्तर प्रदेश के अंदर। जब आप यूपी टीईटी का एग्जाम देने के लिए जाओ, आने वाला सितंबर का एग्जाम या यूपी लेखपाल का, तो याद करके जाना, यूपीपी का एग्जाम देने जाओ तो याद करके जाना कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में थे। और उत्तर प्रदेश में कौन से महाजनपद की राजधानी क्या लगती थी, आपको लिस्ट दे देंगे, उनको आपको याद रख के जाना। और बताइए जरा, और कुछ बातें विचार करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में जितने भी अधिवेशन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में जितने भी अधिवेशन संपन्न हुए, उनमें से कितने अधिवेशन थे जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए थे, तो आंसर लगाएंगे 9। आंसर लगाएंगे 9। कितने ऐसे अधिवेशन थे जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए थे, 9। और बताइए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने स्टेट को लगती है, 9। एक केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड है, 8 राज्यों को लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लगती है। एक देश नेपाल को लगती है। नेपाल के साथ 7 जिले स्पर्श होते हैं और 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं जाते। आप बस एक पॉइंट और आपको देते हैं। आप बताइए, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मैं एक शब्द बोल दूं, इसको रफ करता हूं। आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय गेहूं जीन बैंक संस्थान कहाँ स्थित है।
भारत में गेहूं जीन बैंक की बात कर रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे गेहूं के उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। पहले पर चाइना है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। गेहूं अनुसंधान संस्थान मैंने आपसे नहीं पूछी है। गेहूं अनुसंधान संस्थान पहले पूसा बिहार में थी, लेकिन वर्तमान में जो गेहूं अनुसंधान संस्थान है वो दिल्ली में स्थापित कर दी गई है। और भी पूछता है कि भारत में जो पूसा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर लगा देंगे आप आज भी, पूसा बिहार के अंदर है। जो कृषि विश्वविद्यालय पूछेगा तो आंसर पूसा वाला वो बिहार में ही है, लेकिन जो अनुसंधान संस्थान है गेहूं वाला वो कहाँ आ गया है? दिल्ली में आ गया है। लेकिन मैंने पूछा है कि कहाँ स्थित है गेहूं जीन बैंक। क्या है जीन बैंक? इस बैंक को समझेंगे कि जलवायु अगर माना परिवर्तित हुई, जलवायु अगर परिवर्तित होती है तो ऐसे गेहूं के बीजों को सुरक्षित रखा गया है जो सर्दी में बर्फीले क्षेत्रों में भी उग सकता है, अर्थात व्यक्ति नहीं मारा जाएगा। ऐसे गेहूं के जीन यानी ऐसे दानों को, ऐसे बीजों को सुरक्षित करके रखा जाता है जो अगर तापमान बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा तापमान में भी उग सकते हैं। इसके लिए भारत गेहूं और जीन दोनों बैंकों को स्थापित किए हुए हैं। और कहाँ स्थापित है? तो आंसर लगा देंगे करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है? करनाल हरियाणा के अंदर। तो केंद्रीय गेहूं जीन बैंक संस्थान कहाँ स्थित हो गया? आंसर हो गया करनाल। क्या बताएंगे आप? करनाल में कौन सा और अनुसंधान संस्थान स्थित है? करनाल के अंदर और कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये बात आपको विचार करके बतानी है। कौन सा अनुसंधान संस्थान है? क्या भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल? डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? या फिर भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है? विचार कीजिएगा। केंद्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान और ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार के अंदर है। और भेड़ अनुसंधान संस्थान है अंबिका नगर के अंदर। और कौन सा बोला था? भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में है, बरेली के अंदर। आगे चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। केंद्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली के अंदर। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के अंदर? तो ग्लूटीन नाम की प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। और गेहूं में 12% प्रोटीन पाई जाती है। बताएंगे क्या आप कि आलू में ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? ब्लैक हार्ट, ब्लैक क्या लिखा? ब्लैक हार्ट रोग लगता है गेहूं में, सॉरी आलू में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगने वाला रोग कौन सा है? तो ब्लैक हार्ट रोग लगता है। ऑक्सीजन अगर भंडारण के समय में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में लग जाता है। अच्छा, और विचार करते हैं और प्रश्नों पर। आप बताएंगे जरा कि भारत के अंदर राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान दिवस मनाते हैं 12 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सही बात है। राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान दिवस 12 नवंबर को सलीम अली की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली भारत में एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी हुए हैं और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, यानी भारत में पक्षियों का आदमी के नाम से सलीम अली जी को जाना जाता है। और सलीम अली जी के नाम पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो कहाँ स्थित है? आंसर लगा दोगे गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछेगा तो आंसर गोवा लगा के आएंगे। और जब पूछे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तब आंसर लगाएंगे कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक बार और सुनिएगा कि सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी हुए हैं। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंसर गोवा के अंदर है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो आंसर कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्या कोयम्बटूर तमिलनाडु में कोई और भी संस्थान है क्या? हाँ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आप बताइए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। कौन सा संस्थान? गन्ना संस्थान। भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर शहर का नाम कान्हा भगवान के नाम पर आया है। कान्हपुर से बना है कानपुर। और कानपुर में ही कौन सी ऋषि का आश्रम है? महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर में है, बिठूर नामक स्थान पर, और बिठूर कानपुर में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर है। और महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम उत्तर प्रदेश में, इस प्रश्न को कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है, बहुत हद करता है। आप और भी बताइए। एक और पूछता है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 ऋषियों की तप स्थली कहाँ है, तो आंसर सीतापुर में। सीतापुर नेमिषारण्य नामक स्थान पर है 10,000 ऋषियों की तप स्थली। सीतापुर नेपाल को लगने वाला है। सीतापुर लगता है, पीलीभीत लगता है, महाराजगंज लगता है, और लगता है सिद्धार्थनगर लगता है। सिद्धार्थनगर वो स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश में काला नमक नामक चावल उगाया जाता है। और काला नमक नाम के चावल में क्या विशेषता है कि इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में उगाए जाने वाले किस चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो आंसर काला नमक। और काला नमक चावल कहाँ उगाया जाता है, सिद्धार्थनगर के अंदर। क्या आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वो स्थान है जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो आंसर कौन सा स्थान है जिस स्थान पर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वही स्थान जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, गोरखपुर। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा के अंदर, सबसे कम वर्षा मथुरा के अंदर है। आप याद रखिएगा कि मथुरा और आगरा इन दोनों ही जिलों को एक सिंचाई पानी प्रदान कराने के लिए, पेय योग्य जल प्रदान कराने के लिए एक निर्माण कराया गया है एक नहर का, जिसका नाम है गोकुल बैराज नहर। गोकुल बैराज परियोजना भारत की एक पेयजल परियोजना है, और भारत की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना के द्वारा किन जिलों को जल की प्राप्ति कराई जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा को और दूसरा आगरा को। और बताइए जरा, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करते हैं, एक आसान सा प्रश्न बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर शीलाधर मृदा विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 1 मिनट विचार करके बताइए जरा। चलिए आगे बताइए जरा। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, भारत का ही प्रश्न बताइए। भारत में सर्वप्रथम कौन सा वो आयोग था जिस आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण की बात कही थी। ध्यान से सुनना, जो प्रश्न पूछा गया है वही आपको आंसर देना है। यानी भारत में सर्वप्रथम ओबीसी को आरक्षण के लिए गठित आयोग का नाम क्या था, नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। लेकिन काका कालेलकर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात जनता दल की सरकार आई, और जनता दल की सरकार ने 1979 में एक आयोग का और गठन किया जिसका नाम था मंडल आयोग। और इस मंडल आयोग ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इस आरक्षण को लागू किया जाता, इतने में सरकार गिर जाती है जनता दल की, और उसके बाद इस पर कोई विचार नहीं होता। फिर 1990 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह इस 27% आरक्षण को लागू कर देते हैं, जिसका जमकर विरोध होता है और बात आ जाती है इन पर अविश्वास प्रस्ताव तक की। इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से पहले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह इस्तीफा दे देते हैं। उसके पश्चात मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, ये लेकर के ये ऐसा कहते हुए कि ओबीसी को 27% आरक्षण गलत दिया गया है, यह खराब है, यह आरक्षण नहीं होना चाहिए। ओबीसी में तो बहुत अमीर लोग भी हैं, उनको काहे का आरक्षण है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसकी 2 लेयर बनाई जाए, एक तो क्रीमी लेयर और एक नन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जिनकी आय 8 लाख के ऊपर है, जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है, और जिनकी आय 8 लाख से कम है। जिनकी आय 8 लाख से कम है।
उनके लिए जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाए और उनको ही ये आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और ये जरूरी है। और कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 ईस्वी में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाना चाहिए और वर्ष 1993 ईस्वी में ओबीसी आयोग की गठन किया गया था। ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग से आयोग का गठन कब किया गया? 1993 ईस्वी में। उम्मीदें हैं कि आपकी सारी बातें समझ आई होंगी। बात को और समझ ले, यही जरा कुछ आर्टिकल और इसका जो गठन किया गया, आप इस बात को और समझिएगा क्योंकि ये जो आयोग है ये वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? वैधानिक। ये वाला जो प्रश्न जो अब मैंने बोला है, यह वाला प्रश्न 10 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं जरा और प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस सबको आप ध्यान से देख लेंगे जरा। कालेलकर आयोग पहला आयोग था जिसकी बात को माना नहीं गया। उसके बाद मंडल आयोग का गठन जनता दल की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इसने 27% आरक्षण की बात कही, लेकिन सरकार गिर गई। 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, उन्होंने लागू कर दिया तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लोगों ने विरोध किया और अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले ही पूछते हैं एग्जामिनर कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही, पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो आंसर लगाते हैं हम, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर देखिए जरा। ओबीसी के लिए अलग आयोग का गठन कब किया गया? 1993 ईस्वी में। और SC ST आयोग का गठन किया गया वर्ष 1989 ईस्वी को। उसी प्रकार से पूछता है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 ईस्वी को। महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी को किया गया। मानव अधिकार आयोग का गठन 1992 ईस्वी को किया गया। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994 ईस्वी को उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बताइए जरा एक प्रश्न, आप एक शब्द लिखा जाता है उस पर विचार करेंगे। सैक्सिकोल्स क्या है? सैक्सिकोल्स क्या है? विचार कीजिएगा इस पर। ये क्या है? ये है चट्टानों पर उगने वाले पौधे। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सैक्सिकोल्स के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। ये तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे हो गए हैं। और एग्जाम में पूछता है कि क्या कहलाती है वो वनस्पति जो गोबर पर उगती है? उसको कहते हैं किरोप्रोफिल। किरोप्रोफिल कहा जाता है गोबर पर उगने वाली वनस्पति को। जो वनस्पति छाया में उगकर आती है उसको कहते हैं सियोकाइट। सियोकाइट्स छाया में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। और वृक्षों पर उगने वाली वनस्पति को बोलते हैं कार्डिगोलस। वृक्षों पर उगने वाली वनस्पति को कार्डिगोलस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, सैक्सिकोल चट्टानों पर उगती है, किरोप्रोफिल वनस्पति गोबर पर उगती है, सियोकाइट छाया में उगती है, कार्डिगोलस वृक्षों की छाया पर उगती है। इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जैसे हाइड्रोफाइट पानी में उगती है, एयरोपोर्टिक ये हवा में उगती है, और एरोपोनिक्स विधि को कहते हैं हवा में पौधों को उगाने की विधि को। लवणीय जल में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है, हेलोफाइट। जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति होती है। और टुड्राफाइट, टुड्रा वनस्पति बर्फ में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सैक्सिकोल से पूछा था कहाँ उग करके आती है? यह वनस्पति कहाँ उग करके आती है? चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। आगे बढ़ते हैं और एक शब्द आपको देते हैं, और एक शब्द आपको दिया गया, विचार कीजिएगा आप जरा कि जो सड़क मार्ग है, कौन से की बात कर रहे हैं? जो हमारा ग्रांड ट्रंक रोड है। ग्रांड ट्रंक रोड का पहला नाम क्या था? विचार बताइए जरा। ग्रांड ट्रंक रोड का पहला नाम था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, इसका पहला नाम सड़क ए आजम था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सड़क मार्ग है वो वर्तमान में भारत के कौन से नेशनल हाईवेज को जोड़ करके बनाया गया है? तो NH संख्या 1 तथा NH संख्या 2, दो हाईवे को जोड़ करके बनाया गया। और कहां से कहां तक जाता था जब शेर शाह सूरी ने इसको बनाया था? तो पूछता है कहां से कहां तक जाता था? कोलकाता से पेशावर तक। कहां से कहां तक? कोलकाता से पेशावर तक जाता था NH
और NH1 को वर्तमान में जोड़ा गया है। इसको क्या कहते थे? ग्रैंड ट्रंक रोड। और इससे भी सबसे पहले नाम इसका सड़क-ए-आजम था। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, अकबर द्वारा चलवाए गए धर्म का नाम था दीन-ए-इलाही धर्म, लेकिन दीन-ए-इलाही धर्म से पहले उसको क्या कहा जाता था? तो उसको बोलते थे तौहीद-ए-इलाही, तौहीद-ए-इलाही के नाम से जाना जाता था। दीन-ए-इलाही धर्म को पहले क्या कहा जाता था? तौहीद-ए-इलाही के नाम से जानते थे। अबुल फजल के कहने पर अकबर ने इस धर्म की स्थापना की थी और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कहाँ की थी? पाटन में। पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और किसके लिए जाना जाता है? पुराने जहाज़ों को तोड़ने और पुराने जहाज़ों की मरम्मत के लिए जाना जाता है पाटन स्थान गुजरात का। पाटन गुजरात में इसकी हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। और पूछता है कि अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को किसने पुरस्कृत किया था? तो आंसर जहांगीर ने। जहांगीर का मूल नाम सलीम था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत में एक प्रणाली प्रचलित थी, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या थी? कि जो सैनिक थे, सैनिकों को वेतन न देकर के भूमि दी जाया करती थी। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश नाम के सुल्तान के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। लेकिन अब मुझे आपसे प्रश्न ये पूछना है कि प्रचलित इस इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया था? किसने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था? अर्थात कौन सा सुल्तान था जिसने इस इक्ता प्रणाली को समाप्त किया? तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद हो कि भारत में सर्वप्रथम भूमि को मापकर टैक्स लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने इस प्रथा को कर दिया था समाप्त। 1/2 टैक्स वसूला था। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला सुल्तान अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आंसर आप लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी था। अली या गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बेहतरीन दरबारी कवि रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बेहतरीन दरबारी कवि रहते थे और उन दरबारी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। कासगंज एटा में उनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी को। तोता हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वो मुगल शासक था? इसको रफ कर लें, ज्यादा हो गया कुछ। जिसको अली गौहर के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शासक को अली गौहर के नाम से जाना जाता था? किस मुगल शासक को? अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय वो मुगल शासक जिस शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त की, अर्थात अंग्रेजों का पेंशनर भोगी सबसे पहला कौन था? शाह आलम द्वितीय था। वारेन हेस्टिंग ने इस 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्च मानते हुए समाप्त कर दिया था। ये शाह आलम द्वितीय को क्या कहा जाता था? अली गौहर के नाम से जाना जाता था। अली गौहर के नाम से इसको जाना जाया करता था। और विचार कीजिए जरा अगले प्रश्न पर और बताइए कि कौन सा मुगल काल में कौन से वो व्यक्ति थे जिन व्यक्ति को कहा गया था बादशाह निर्माता? जिन व्यक्तियों को बादशाह निर्माता के नाम से जाना गया था तो आंसर दीन बंधुओं को। दीन बंधुओं को बादशाह निर्माता कहा गया था, बादशाह निर्माता। और पूछता है कि खिलाफत आंदोलन किन्होंने चलाया था? तो आंसर अली बंधुओं ने। या सुनिए जरा, बादशाह निर्माता दीन बंधुओं को कहा गया था, 2 भाई थे वो। और खिलाफत आंदोलन किन्होंने चलाया? तो अली बंधुओं ने। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के व्यक्तियों ने 1919 में चलाया था खिलाफत आंदोलन। और चलाया लखनऊ से था और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। यही कारण था कि जब 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अपना 57वां अवज्ञा आंदोलन चलाया तो महात्मा गांधी का साथ मुस्लिमों के द्वारा दिया गया था। ये इसका कारण हो गया। आगे बताइए जरा और विचार करेंगे। अली गौहर के नाम से किसे जाना जाता है? शाह आलम द्वितीय को जाना जाता है। इक्ता प्रणाली चलवाई इल्तुतमिश ने, समाप्त कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीन-ए-इलाही 1582 ईस्वी अकबर ने नया धर्म चलाया अबुल फजल के कहने पर, जिसका पहला नाम तौहीद-ए-इलाही था। NH1 और NH2 को जोड़ने पर बनता है ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया। सड़क-ए-आजम के नाम से इसको पहले जाना जाया करता था। इसको पहले सड़क-ए-आजम के नाम से जानते थे। आगे बताइए जरा, आप बताएंगे कि 2 शब्द लिखे जाते हैं। एक तो लिखा गया है पीपल कोठी, पीपल कोठी, और एक लिखा गया है विष्णुगढ़। हाँ जी, ये 2 शब्द लिखे गए हैं, पीपल कोठी और विष्णुगढ़।
जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये दोनों परियोजनाएं भारत के किस राज्य में हैं? विष्णुगढ़ और पीपलकोटी जल विद्युत परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। संशोधन नंबर विचार कीजिए, अपने माइंड से सोचिए। 84वां संशोधन था और उत्तर प्रदेश को ही काट करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटे गए थे? 13 जिलों को काटा गया था। पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, लेकिन 2007 ईस्वी में इसको कर दिया गया उत्तराखंड। आप याद करेंगे एक प्रश्न और, ऑप्शन आपसे पूछता है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर प्रणाली के नाम से जाना जाता है? मनी ऑर्डर प्रणाली के नाम से, यानी मनी ऑर्डर प्रणाली के नाम से किस राज्य की अर्थव्यवस्था को जाना जाता है? तो आंसर मनी ऑर्डर नहीं है, सॉरी ग्रीन ऑर्डर होगा शायद। हाँ, ग्रीन ऑर्डर प्रणाली है। ग्रीन ऑर्डर प्रणाली के नाम से किस राज्य की अर्थव्यवस्था को जाना जाता है? तो आंसर उत्तराखंड की। और बताइए, नैनो नॉलेज सिटी किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को नैनो नॉलेज सिटी चंडीगढ़ को कहा जाता है। और बताइए, किसे कहते हैं भारत का पेंसिल नगरी? इतना आसान प्रश्न मैंने पूछा है कि भारत में किस शहर को पेंसिल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पेंसिल नगरी कहा जाता है मैसूर को, क्योंकि मैसूर भारत का वो राज्य है जो राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किसका? सबसे ज़्यादा उत्पादन सिलिकॉन का उत्पादन करता है। और सॉरी सिलिकॉन बोलते हैं, ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल का सुरमा है वो ग्रेफाइट का बना होता है, इसीलिए मैसूर को ग्रेफाइट सिटी भी कहते हैं, ग्रेफाइट सिटी भी कहा जाता है। और मैसूर को पेंसिल नगरी भी कहा जाता है। पेंसिल नगरी। क्या आप बता सकते हैं कि पेंसिल बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है सिडार नाम की लकड़ी का। किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? सिडार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में सिडार लकड़ी का प्रयोग होता है। एक और पूछता है कि पूरे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? तो आंसर लगा देते हैं आप, वालसा। क्या बोला? सॉरी, वालसा आता है, वालसा। पूरे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा है। और एक प्रश्न और याद रख लेंगे कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन के वर्षा वनों के अंदर। अमेजन के वर्षा वनों को विश्व का फेफड़े के नाम से जाना जाता है। विश्व का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। अच्छा बताइए, कौन सी वो वनस्पति है जो वनस्पति चक्रवात रोधन का काम करती है? चक्रवात रोधन का काम करती है तो मैनग्रोव वनस्पति। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टे में मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है जो चक्रवात आता है और चक्रवात को रोकने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं और विचार कीजिए। और बताइए आप जरा कि एरोमेटिक यौगिकों का जनक किसे कहते हैं? ये बात बता दो कि एरोमेटिक यौगिकों का जनक किसे कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिकों का जनक किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को। बेंजीन को किसने खोजा था? फैराडे ने। बेंजीन को किसने खोजा? फैराडे ने खोजा था। और एरोमेटिक यौगिक सुगंधित पदार्थ होते हैं। और आपसे पूछता है एग्जामिनर कि सुगंधित पदार्थ बनाने में, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एरोमेटिक यौगिकों का। और जैसे बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहा जाता है। और बेंजीन को तैयार किसने किया? माइकल फैराडे ने। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन, इस क्लोरीन को बनाने में डीकन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं? डीकन विधि प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन बनाने में। और क्लोरीन को किसने बनाया था? सीले नाम के व्यक्ति ने। क्लोरीन का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले सीले ने किया था। सीले मिलेगा, सीले आपको। और जो क्लोरीन है इसके बारे में एक प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो आंसर क्लोरीन की। कौन सा वह हैलोजन तत्व है जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है? तो क्लोरीन आता है। एक प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो आंसर आप लगाते हैं फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे ज्यादा क्लोरीन की। और क्लोरीन का प्रयोग सबसे ज्यादा अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अर्थात और भी पूछेगा कि फूलों के रंग, वस्त्रों के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग होता है? तो आंसर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और शरीर के अंदर अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दंत क्षीणता नामक रोग हो जाता है, यानी कि दांत कमजोर हो जाते हैं। दांत
कमज़ोर हो जाते हैं। यदि मनुष्य के शरीर के अंदर फ्लोरीन की कमी हो गई है तो जिसको फ्लोरोसिस नाम की बीमारी के नाम से जाना जाता है। और बताइए जरा कि भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक करें चैनल को। नए अभ्यर्थी अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।